हेलो 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 एवरीवन, वेलकम ऑन बिकमिंग मेडिको। मैं हूं कस्ब कुमार। आज हम करने वाले हैं अपना एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इकाई 3। इसमें 3 चैप्टर हैं और ये तीनों जो अध्याय आप देख रहे हैं, ये तीनों अध्याय इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आपने ये तीनों अध्याय नहीं किए तो आपकी पूरी बायोलॉजी बिक जाएगी। आपको कोशिका, जैवाणु और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये तीनों अध्याय करने होंगे और काफ़ी अच्छे से करने होंगे। नहीं किए तो 11th की और 12th की दोनों एनसीईआरटी बकवास जाने वाली है। आपकी पूरी बायोलॉजी आपकी खराब जाने वाली है। समझ लो, गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। सबसे पहले करने वाली चीज़ें हैं, ये नहीं कि लास्ट में करेंगे या इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लेते हैं तब करेंगे, नहीं, पहले ही ये करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। पहले ही यही करना है, यही 3 चीज़ें करनी होंगी। बेसिस है, हमने लिविंग वर्ल्ड किया, उसके बाद ये 3 करनी है, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। और आज फिर एक शगुन हो गया इस चैप्टर में। कोई भी हम एक यूनिट उठाते हैं, शगुन हो जाता है कि ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता। और हाइलाइट्स आज फिर हुई है, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हुआ है, फिर से मेहनत करेंगे। आ जाओ। तो कोशिका, अब कोशिका को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, कोशिका होता क्या है। बचपन में पढ़ा होगा कोशिका के बारे में, कोशिका होती क्या है, फिर से हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक घर है, मॉडर्न ज़माने का घर है, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है और एक झोपड़ी है। अब ये बिल्डिंग हो हमारे पास या ये झोपड़ी हो, दोनों किस चीज़ से बनी होगी? ईंटे की बनी होगी। किससे बनी होगी? ईंटों से बनी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ईंट है इसकी संरचनात्मक इकाई है, इसकी संरचना किससे हुई है? इस घरों की, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, एक झोपड़ी हो या बिल्डिंग हो, इन दोनों की संरचना किससे हुई है? ईंटों से हुई है। इसलिए जितने जैव हो, बिल्कुल ऐसे ही जितने भी जैव होते हैं, सजीव होते हैं, उसकी भी संरचना किसी न किसी चीज़ से हुई होगी जिन्होंने इसे बनाई है। तो ये किससे बनी होती है? कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है? कोशिका से। अब ये कोशिका जो है ये भी जीवित होती है, जीवित होती है कोशिका। तो हम इसे क्या कहेंगे? कोशिका को इसकी संरचनात्मक इकाई, इसकी कहेंगे संरचनात्मक इकाई, ठीक है। अब क्योंकि ये कोशिका जो होता है वो सारे फंक्शन कर सकता है, सारे काम अकेले कर सकता है, तो हम कह सकते हैं क्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं इसको, क्रियात्मक, ठीक है। संरचनात्मक और एक क्रियात्मक दोनों इकाई क्या है हमारी? कोशिका। एक जैव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो यही कोशिका की परिभाषा भी है। अगर आपसे पूछे कोशिका क्या होती है, तो जैवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दी गई है, जी हाँ, लिख दी गई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, सेल क्या होते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखो यही चीज़ें मैंने यहाँ समझाई थी पिछली बार, इस बार यहाँ समझाई, कोई बात नहीं। आ जाओ, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अध्याय पे और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। आज हमारा जो ये कोशिका होगा, ये हम इसे इतना मजबूत कर लेंगे कि हमारी इस पूरी बायोलॉजी, क्योंकि यही आधार बनाने वाली है यूनिट, तो ये यूनिट हमारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पूरी हम इस आधार पे पूरी बायोलॉजी को खड़ा कर सकें। इमारत की जो आधार होती है, जो नींव होती है, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव ही खराब हो, आधार ही खराब हो, तो पूरी इमारत गिर सकती है, समझे। तो इसे पूरे सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। आ जाओ। तो आपकी जो बायोलॉजी है यहाँ पे ये यूनिट, ये स्टार्ट होती है जी.एन. रामचंद्रन से। ये एक साइंटिस्ट हैं। इनमें 2 ही पॉइंट्स आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं? जी.एन. रामचंद्रन जो थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे, और जी.एन. रामचंद्रन ने क्या किया था, इन्होंने कोलेजन, अब कोलेजन क्या होती है? कोलेजन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है कोलेजन? एक प्रोटीन क्या होता है? जो शरीर को बनाता है, शरीर की रचना करने में प्रोटीन का काम होता है ना, खाने में प्रोटीन होता है। तो कोई भी प्रोटीन जो होती है उसकी 3 संरचना होती है। इसको लिखना नहीं है, इसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है यही काम का होता है, सारे काम टर्सरी स्ट्रक्चर करता है। तो इन्होंने जो कोलेजन हमारे शरीर में पाया जाता है,
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटीन है, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, जो हमारे सारे काम करता है। और उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट दिया था जिससे हम प्रोटीन की संरचना का पता कर सकते हैं, किसी भी प्रोटीन की संरचना को, संरचना कैसी है, उसमें कौन से अमीनो एसिड है, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, जीएन रामचंद्रन प्लॉट से, जिससे हम प्रोटीन की संरचना को पता कर सकते हैं। आगे आ जाओ। तो यही दो थे, अब चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं उसे। आ जाओ, इसे मिटा दे, इसे मिटा देना चाहिए हमें। हम फिर से आएंगे, ये बनाएंगे और फिर से देखेंगे, पर फिलहाल के लिए इसे मिटा देते हैं। वैसे अपने आप जो हैं अपने राय कमेंट में लिखा करें, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखो ये बिल्कुल नई एनसीईआरटी है, टेस्ट 2024। तो ये रैशनलाइज्ड है, मतलब कि इस एनसीईआरटी में कई सारे टॉपिक्स अगर उड़े होंगे तो मुझे पता चल जाएंगे, ठीक है। और मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला जो कि एनसीईआरटी ने उड़ा दी है, मुझे इसे जस्ट अच्छी नहीं लगती। आ जाओ, यहाँ पे एनसीईआरटी वही घिसी पिटी बातें करती है, पढ़ लेनी चाहिए घिसी पिटी जितनी भी हो। क्या बोलती है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जैव व निर्जीव दोनों को आप देख पाते हैं, दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जैव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं कहलाते हैं, नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति है। ये कह रही है अगर कोई जैव है तो वो कोशिकाओं से बना है, पर कोई निर्जीव है, कोई पत्थर है निर्जीव, है ना, कोई रीत का टीला है, तो वो कोशिकाओं से नहीं बना होता, इसलिए वो निर्जीव होता है। उसमें कोशिकाओं, जैसे जीवन की इकाई क्या होती है, कोशिका, अगर इसमें जीवन की इकाई ही नहीं है तो वो जैव नहीं हो सकता। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, इसमें से कुछ जीव एक कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे हम जो हैं बहुकोशिकीय हैं, और एक कोशिकीय जैसे बैक्टीरिया जो आपको बीमार कर देते हैं, बहुत बीमार कर देते हैं, आप बहुत बार बीमार हुए होंगे, तो एक कोशिकीय जीव करते हैं जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, हम नहीं देख पाते। काफ़ी बैक्टीरिया हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते, हम उसको कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आ जाओ, अब आ गया कोशिका है क्या। हालांकि अभी हमने कोशिका देखा, ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि कोशिका होती क्या है, जीवन की क्या होती है, इकाई, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। आ जाओ, अब हमारे पास ये देखो, हम पढ़ते हैं, कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होता है। एक कोशिका जो होता है, एक कोशिका जितने भी जीवन के कार्य है वो कर सकता है। एक अकेला कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। जितने भी जीव हैं, अगर किसी में कोशिका नहीं होगी, जैसे कि रेत के टीले या पत्थर, उसमें कोशिका नहीं होती तो वो सजीव नहीं होते। इस कारण जैव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट या असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या, कोशिका जैव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। स्टेटमेंट 1, कथन 1। कथन 2 क्या हो सकता है कि कोशिका, इसमें जो हमारे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसे डाल सकता है, इनमें से किसी को डाल सकता है, दोनों को डाल सकता है, ठीक है, मिला के डाल सकता है, जिससे आपके एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, या इसे डाल के इसे चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रकार यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं PYQ कराऊंगा तो मैंने सोचा इस बार PYQ पहले पूरे लेक्चर ले लूँ, उसके बाद PYQ कराऊँ। अब PYQ में जो रिसेंट PYQ है उसे हम टैग करें कि इस टॉपिक से रिसेंट PYQ पूछे गए हैं, और उस टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन, जैसे उम्दा क्वेश्चन हमने यहाँ बताए, असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, मैं आपको फॉर्म कर बना के दूँ, ठीक है, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस बार मैं प्रयास करूँगा कुछ क्वेश्चन, अगर हम 10 भी क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो प्रोबेबल हैं, तो आप समझ लो वो 10 में से
एक आ जाएगा। अरे भाई साहब, एक ही किसी भी चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, मैं कहूँगा एक क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगर ऐसे 10 मैंने बना दिए तो उस टॉपिक से, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट या असर्शन रीजन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। और आप अगर कोई बुक खरीद रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि उसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चंस भर भर के हो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। बुक्स जितने भी हैं उन्हें भी बदलना होगा, और जो बुक नहीं बदले हैं उन्हें नहीं खरीदना, ऐसे ही बुक्स खरीदना। इस पर वीडियो बनानी चाहिए ना, कौन सी बुक अच्छी है, देखते हैं। और उसे कोई व्यू तो देखता नहीं, किसी को फर्क कोई देखता ही नहीं, तो ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता कि बनानी चाहिए। आ जाओ, अब हमारी जो है, हमारे पास रोबोट हुक पहले आए, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका को देखा था, डेड सेल। सबसे पहले डेड सेल दिखी थी, कॉर्क की सेल्स, जो आपने बचपन में पढ़ी होगी। देखो, शायद ये पुरानी एनसीईआरटी में थी, मुझे ऐसा याद लग रहा है। ये बिल्कुल नई एनसीईआरटी है, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी में थी इसलिए इसे हटा दिया गया है, पता नहीं। आ जाओ, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज की थी, जो एक कॉर्क सेल थे। अब ये एक भौतिक विज्ञानी थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक, इसमें बायोलॉजी की कोई पता नहीं। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और कॉर्क सेल उठाई और देखा। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ संरचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। अब उन्होंने देखा कि मुझे क्या दिख रही है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब मैंने माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल देखा तो मुझे कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी चीज़ें दिख रही है, जिसमें कक्षाएँ बनी हुई हैं। कक्षाएँ का देखो, सेल्स का 2 मतलब होता है, एक तो बैटरी वाला सेल्स, और दूसरा सेल्स का मतलब होता है कक्षा। कक्षा मतलब रूम, चड्डी बने वाला कक्षा नहीं, रूम है ना, रूम जैसे क्लास रूम, जैसे आप कक्षा 2 में पढ़ रहे हो, कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, चड्डी बनियान वाला कक्षा 5 में नहीं पढ़ रहे हो, स्कूल वाले कक्षा, तो जैसे रूम्स है ना, कमरा। तो उन्होंने कहा कमरे बने हुए हैं, इसमें कमरे दिख रहे हैं हमको, छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे कमरे दिख रहे हैं हमें, तो इन्होंने इसे कक्षा कहा। कक्षा का यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि इन्होंने कुछ कमरे जैसा कुछ देखा। इन्होंने बाकी से नहीं पता था कि कोशिकाओं, जीव में कोशिकाएं होती है, ये मृत कोशिकाएं हैं तो उसकी कोशिका भित्ति यहाँ पे है, बाकी सब तो मर के सूख गई है। इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्हें क्या पता, इन्होंने सिर्फ देख लिया और हटाओ, ज़्यादा ही दिमाग नहीं लगाते थे। आ जाओ, उसके बाद एंटोन लुविनहॉक आए। इन भाई साहब ने क्या किया, ये जो भाई साहब थे हमारे, वो एक केमिस्ट थे, दवाई की दुकान चलाते थे। इन्हें बहुत शौक था जैव विज्ञान का। तो इन्होंने जब ये खबर सुनी तो इन्होंने किसी प्रकार एक माइक्रोस्कोप बनाया, रॉबर्ट हुक से अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया हालांकि। अब उस माइक्रोस्कोप से क्योंकि अच्छा था तो उन्होंने कई सारी कोशिकाओं को देखा। तो सबसे पहले उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा। जीवित कोशिकाओं को देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, एंटोन लुविनहॉक, और इसका वर्णन भी किया, ठीक है। और इन्होंने कौन सी कोशिकाएं देखी, जैसे गाल की कोशिकाएं, आपके मट्टी में जो आपके जो गंदे पानी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उससे, स्पर्म देखा। तो ऐसे कई सारी कोशिकाएं उन्होंने देखी। उसके बाद आपके पास दिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने केंद्रक की खोज की। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो आविष्कार के बाद और कई सारे हम कोशिका के बारे में पढ़ सकें, जिनका आविष्कार नॉल और रस्का ने मिलकर किया। आ जाओ, ये टॉपिक्स तो हमारा समाप्त हो गया। अब हम एक नए टॉपिक्स पे आ गए हैं, जो हमारा है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी को समझाने से पहले मुझे डर लग रहा है कहीं इस बार फिर ऑडियो गायब ना हो जाए, कुछ मिट ना जाए, क्योंकि बार बार ऐसे शगुन मुझे देखने को मिल रहे हैं कि साउंड ही गायब हो रहा। आ जाओ, तो हमारे सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे कोशिका सिद्धांत में 1838 में मेल्थस स्लाइडन, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ये जो बॉटनिस्ट का मतलब जो पौधे देखते हैं, पौधे के वैज्ञानिक। अब क्योंकि ये पौधे के वैज्ञानिक है तो पौधों को ही देखेंगे, तो उन्होंने पौधों को देखा और उसमें कहा कि जितने भी पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, उसमें भी कोशिकाएं होती हैं, उसमें सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि कोशिकाओं की खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने देखा कि पौधों में, सारे पौधों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से बने होते पौधे। तो उसके बाद ठीक 1 साल बाद स्वान साहब आए, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब जो कुछ जूलॉजिस्ट जो है वो होते हैं जानवर के, पशु वैज्ञानिक, ठीक है।
तो क्योंकि पशु वैज्ञानिक थे तो पशु को ही देखेंगे, जानवरों को ही देखेंगे, तो इन्होंने एनिमल को देखा और इन्होंने देखा कि एनिमल भी कोशिकाओं से बने होते हैं। क्योंकि अब इसे पता थी, क्या पता थी कि प्लांट भी कोशिकाओं से बने होते थे। अब इन्होंने एनिमल को देखा, सारे जानवरों को देखा, कहा जानवरों में भी कोशिकाएं होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि सारे प्लांट और जितने भी एनिमल हैं ये सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट, गाछ वृक्ष हैं और जितने भी जानवर हैं सारे के सारे कोशिकाओं यानी सेल से बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया। उसके बाद देखा कि जितने भी जानवर हैं उसके बाहरी सतह पे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है, परंतु जो प्लांट है जितने भी गाछ उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, और केवल ये प्लांट में पाई जाती है। देखो अब क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर को इससे बहुत प्यार है। प्यार का मतलब कतई प्यार है, इतना प्यार है कि वो इसे इसके टोपी उसके सर कर देता है। ये पूछ लेता है स्वानसन अरे जर्मन बॉटनिस्ट था या जूलॉजिस्ट था, जर्मन का था कि ब्रिटिश का था, कौन क्या था, इसने प्लांट पूछा था या इसने एनिमल पूछा था। अरे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि स्वानसन तो यार जानवर के डॉक्टर थे, ये प्लांट क्यों देखेंगे, तो हम प्लांट वाला इसको टॉपिक इसको सर कर देते हैं और कई सारे इसमें मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसे समझें और यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन दूर कर लें। आ जाओ, हम चाहते हैं यहाँ मिस्टेक्स हम करके नहीं आए एग्ज़ाम में या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय भी। अब देखो हम क्या समझ रहे हैं, हमारे जो स्वान स्लाइडन साहब हैं वो क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट। अब जो बॉटनिस्ट है वो तो पौधों को ही देखेंगे, तो पौधों के बारे में बताया। पर जो जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट, आप देखो स्वान का मतलब होता है हंस। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। तो स्वान जो है जानवर, अब जो जानवर है स्वान में ही जानवर, तो वो क्या होगा? वो तो बॉटनी मतलब कि पौधों वाली चीज़ तो है नहीं, वो क्या है? जानवरों वाली चीज़, जूलॉजिस्ट। तो हम स्वान से समझ जाएंगे हंस, और हंस क्या होता है? जूलॉजिस्ट। अब ये जो हंस है ये कहाँ है? एक ठंडे इलाका, कहाँ? ब्रिटेन में। क्योंकि देखो अपने क्षेत्र पे ब्रिटिशों का एक प्रभाव पड़ा है, तो अपने जर्मन से ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देंगे? ब्रिटिश को। अब क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल के बारे में बताया। एक और बात कि सारे महत्वपूर्ण कौन है? स्लाइडन से ज़्यादा जो जर्मन के लोग होते हैं उससे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण हो गए? ब्रिटिश के लोग पास ज़्यादा ज्ञान होता है। ऐसा देखो ट्रिक के लिए, तो उन्होंने प्लांट के बारे में भी बताया कि उसके पास कोशिका भित्ति होती है। तो इस तरह हम शायद इसे याद रख सकते हैं, थोड़ी चीज़ें समझ सकते हैं और यहाँ पे मिस्टेक्स से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिस्टेक्स हो जाता है। इसकी टोपी उसके सर करने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कि प्लांट देखा और स्लाइडन लगा दिया, और यहाँ पे भी मिस्टेक्स कर दे। तो हम आराम समझ सकते हैं स्वान जो होता है हंस, तो हंस क्या हो गया? जूलॉजिस्ट मतलब जो कि जानवरों को देखता है, और ब्रिटिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देखना है, मतलब हंस जो है ब्रिटिश है। उसके बाद अब क्योंकि हमको क्या है, किसको इंपॉर्टेंट देना है? जर्मन ज़्यादा, ब्रिटिश को इंपॉर्टेंट देना है। मतलब जो ब्रिटिश वाले चीज़ ने उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे, इन्होंने भी यही बताया था। हाइपोथेसिस भी इसने दिया था, प्लांट के बारे में, जो सेल वॉल के बारे में इसने बताया था, कोशिका भित्ति के बारे में, और ये भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में यही बताएगा क्योंकि ये एनिमल के थे। आ जाओ, अब क्योंकि इन्होंने कहा था कि सारे जितने भी होते हैं पौधे और जंतु वो कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये हाइपोथेसिस कहलाया। अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि हाइपोथेसिस होती क्या है और इसे सेल थ्योरी में कैसे बदला जाता है। आ जाओ, देखो समझ लो पहले। क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि पौधे जितने भी होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं, सेल्स कोशिकाओं से बने होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं उसके टिश्यू होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। अब क्योंकि इन्होंने देखा जितने भी जानवर होते हैं वो भी कोशिकाओं से बने होते हैं, तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं जितने भी पौधे और जंतु होते हैं वो सारे के सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। अब जो हमने स्टेटमेंट दिया है इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? देखो एनसीईआरटी में आपने लिखा होगा परिकल्पना। कल्पना जो कल्पना से परे हो, परिकल्पना जो कल्पना से परे हो। जैसे मैंने कल्पना करी कि वृक्ष पर चुड़ैल आती है, तो ये कल्पना है, केवल एक इमेजिनेशन है। अगर मैंने देखा
अपनी आँखों से देखा कि वृक्ष पर चुड़ैल आती है और मैंने स्टेटमेंट दिया, तो क्या होगा? परिकल्पना, हाइपोथेसिस, कि शायद मैंने रात को देखा कि वहाँ चुड़ैल थी, और जब मैं प्रूव कर दूंगा किसी वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो खींच के और जाके दिखा दूंगा कि हाँ भाई साहब यहाँ पे थी, तो ये थ्योरी बन जाएगी। थ्योरी मतलब पक्की बातें, मजबूत बातें, क्योंकि हाइपोथेसिस मतलब भरोसा नहीं की जा सकती, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जैसे हमारा सूरज जो है वो पश्चिम से उगता है और पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो मैं एक स्टेटमेंट दूंगा कि धरती जो है बीच में होती है और सूरज जो है धरती का चक्कर लगाती है। सूरज पूरब से निकलती है और पश्चिम में डूब जाती है। ठीक है। एक दूसरे वैज्ञानिक आए, थोड़े उसमें बुद्धि थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है, सूरज पूरब से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, पर सूरज जो है स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। तो देखा हम दोनों ने सेम चीज़ें, पर मेरी बात गलत हो जाएगी कि भाई साहब सूरज तो कहीं नहीं घूम रहा, पृथ्वी घूमती है, तो वो वैज्ञानिक सही हो गया। मतलब हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इसको इंग्लिश में भी देखो, हाइपो का मतलब होता है नीचे और थीसिस का मतलब होता है थ्योरी। थ्योरी मतलब सच्ची बात, मजबूत बात, ट्रूथ। थ्योरी मतलब समझो ट्रूथ, सत्य है, जो सत्य से नीचे हो। ठीक है। अब इसकी जब हम वेरिफिकेशन करेंगे, प्रमाण ले लेंगे, तो सत्य कहलाएगी कि हाँ ये सत्य हो चुकी है, सच्ची बात, मजबूत बात। तो थीसिस जो थी, इसको क्या है, प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रूव करके हम पता कर सकते हैं कौन घूम रही है। हम अंतरिक्ष में जाएंगे, देख लेंगे कौन घूम रही है। तो इन दोनों ने मिलकर इसे प्रूव किया, स्लाइडन और स्वान ने। तो ये थीसिस जो थी थ्योरी में बदल गई। तो हाइपोथेसिस किसने दी थी? स्वान ने। और स्लाइडन और स्वान दोनों मिलके सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन जो है दूर हो जानी चाहिए आपको। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वीडियो बैक करो और फिर देखो। ठीक है, आ जाओ। अब जो है हमारी जो थ्योरी जो बन चुकी है, हमारी सेल थ्योरी बन चुकी है, पर ये सेल थ्योरी में एक समस्या थी। हाँ, सारे जीव जो हैं, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, सारे के सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। पर ये कोशिका आते कहाँ से? ये कोशिकाएं आते कहाँ से? इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इस कोशिकाएं बनते कैसे हैं। डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू कोशिका आर फॉर्म्ड। ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि नई कोशिकाएं बन कैसे रही है। ठीक है। तो रिडोल्फ बिच्चोरो साहब आए और इन्होंने सेल थ्योरी जो पुरानी थी, हमारी 2 स्टेटमेंट वही रखी और एक स्टेटमेंट और जोड़ दी, ओमनी सेलुला ई सेलुली। मतलब इसका मतलब होता है जितनी भी कोशिकाएं होती है वो कोशिका विभाजन से, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है। जितनी भी कोशिकाएं होती है वो पूर्व की कोशिकाओं से ही बनती है, जिसे हम कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुली। देखो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है। आपको लग रहा होगा इतना इंग्लिश 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 सीखे हो, इसको हिंदी हिंदी लिखते तो ठीक नहीं होता। देखो दोस्त, आपके एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है अगर आप हिंदी माध्यम पेपर चुनते हो। ठीक है। और जब आप एक डॉक्टर बनने जाओगे, MBBS कॉलेज में जाओगे, या आप BSc करने जाओगे या कुछ भी करने जाओगे, तो वहाँ पे इंग्लिश की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। तो अगर आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हो जीव विज्ञान यहाँ पे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में, आप जाके वहाँ फेल होगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी माध्यम होना पाप होता है। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मिला के चले। आपको यहाँ हिंदी मिल गई है, इंग्लिश मिल गई है, और सेम चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, जिसे मैं हाईलाइट कर दूँगा। तो हिंदी और इंग्लिश आपके पास दोनों होगी। और ये याद रखना कि इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझो। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने दी है, नाम जो दे हैं, वही तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में है, इतना भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं है। हिंदी भी है, आपकी NCERT पूरी हिंदी ही है, और सेम चीज़ें वहीं जो ली NCERT की वही चीज़ें लिखी हुई है, इससे कोई समस्या नहीं है। यहीं पे हिंदी है, आओ अब हिंदी समझ लेते हैं। समस्या देखो, ध्यान रखना, जो आपको पूरी शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा है वो आपको ठग रहा है। ठीक है। जो आपको पूरी शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा है वो आपको ठग रहा है, क्योंकि आप भविष्य में जाओगे और वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश हो जाएगा और आप सभी बच्चों से पीछे हो जाओगे मेहनत करने के बाद भी। ये इसलिए नहीं कि हिंदी की महत्ता ज़्यादा है, इंग्लिश की महत्ता ज़्यादा है, इंग्लिश एक महान लैंग्वेज है। जी नहीं, वो इसलिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अब इंग्लिश एक्सेप्टेड है, इसीलिए इंग्लिश का यूज होता है, इसीलिए। और ऐसा कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। आ जाओ।
तो 1938 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मेथिलियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें समझ ली, तो हम सिर्फ एक रीडिंग करते हुए जाएंगे। जो पौधे में उत्तकों का निर्माण करते हैं, जब कोशिकाएं बहुत सारी मिलती है तो क्या बनती है? उत्तक। आपने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो आने वाले चैप्टरों में, अध्यायों में उत्तकों के बारे में भी खूब डिटेल से पढ़ेंगे। लगभग इसी समय 1939 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने विभिन्न जंतुओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। प्लांट की विशेषता क्या है कि उसके पास सेल वॉल होती है। आ जाओ, उसके पास कोशिका भित्ति है, उसकी विशेषता होती है। और उपयुक्त आधार पे स्वान ने अपनी परिकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस किसने दिया था? देखो केवल स्वान का नाम है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखी। हाइपोथेसिस किसने दिया है? स्वान ने। परिकल्पना किसने दी है? स्वान ने। यहाँ पे स्लाइडन का नाम नहीं है मेरे दोस्त, स्लाइडन का नाम नहीं है। देखो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत में स्लाइडन और स्वान दोनों है, पर परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में केवल स्वान है, स्लाइडन नहीं है मेरे दोस्त। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप समझ चुके हो, आप कंफ्यूज होकर नहीं आओगे एग्जाम में, आप गलती करके नहीं आओगे। समझ गए? आगे आओ। तो उपयुक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उसके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन और स्वान ने मिलकर दिया। ठीक है, यद्यपि इसका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये क्या है? ये है इसकी कमी। ये क्या है? कमी। कमी का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक। यहाँ जो लिखा हुआ है ड्रॉबैक, इंग्लिश में जो ड्रॉबैक, इसकी मतलब होता है कमी, कोशिका सिद्धांत की कमी। हमारे पास कोशिका सिद्धांत की कमी क्या रही है? क्योंकि हमने वहाँ लिख लिया, तो हर लाइन को हाईलाइट नहीं कर लेना, पूरी रंग नहीं देनी, होली नहीं खेलनी एनसीईआरटी के साथ, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना, पूरी एनसीईआरटी रंग देनी है। अगर पूरी एनसीईआरटी रंग ही देनी होती तो आप हमसे नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कठोर होता जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं कठोर नहीं हूँ, थोड़ा चिकर के बोलना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ जो है इतनी स्पष्ट नहीं आ पाती। मैंने देखा शुरुआत के अध्यायों में मेरी ध्वनि जो है उतनी स्पष्ट नहीं थी, तो इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरी ध्वनि जो है स्पष्ट हो और मैं स्पष्ट रूप से अपने वाक्यों को रख पाऊँ, और मुझ में मैं शायद अपनी वाक्यों को स्पष्ट रूप से धीरे धीरे रखने लग गया हूँ। आ जाओ। उसके बाद पहली बार रुडोल्फ विचरो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है। तो कोशिका विभाजन होती है सबसे पहले किसने बताया? रुडोल्फ विचरो ने बताया। और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और इसे संस्कृत में एक मंत्र मार के देखो लिखते हैं ओमनी सेलुला, इसलिए एक मंत्र है इसका मतलब, समझ लो। जैसे हम संस्कृत में क्या मंत्र लिखते हैं उसके बाद उसका मतलब लिखते हैं, और से यहाँ पे लिखा ओमनी सेलुला इसलिए, इसका मतलब क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है जनाब। जजमान भी कह सकते हैं। क्या बात है, आ जाओ। इन्होंने स्लाइडन व स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ठीक है, स्लाइडन और स्वान की जो है हाइपोथेसिस, देखो थ्योरी यहाँ लिखनी चाहिए थी, इन्होंने हाइपोथेसिस लिखी है। तो स्लाइडन और स्वान की जो थ्योरी थी, सेल थ्योरी, उसमें ही सिर्फ ये पॉइंट ऐड कर दिया था। स्लाइडन और स्वान की थ्योरी जो थी वो क्या थी? वो ये थी कि सारे जो हैं जंतु जितने भी हैं या पादप जितने भी होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, इस सेल थ्योरी से प्रूव करने के बाद इन्होंने इसे सेल थ्योरी बनाया था। तो इन्होंने केवल इसमें ये लाइन ऐड कर दी थी, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है ओमनी सेलुला इसलिए। तो हमारे पास नई कोशिका सिद्धांत क्या बन चुकी है? सभी जैव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं
वो कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला जितने भी पादप हैं या जंतु हैं सारी कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं का निर्माण होती है। मैंने एक नया जोड़ दिया है मेरे एक तरफ से, देखो मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग भी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो आजकल कोशिका सिद्धांत में ये भी है तो मैंने ये ऐड कर दिया। क्यों? कोशिका सिद्धांत में ये भी तो होता है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, परिभाषा ही नहीं लिखी भाई साहब आपने तो। देखो मेरे तरफ से औसे केवल कितनी लाइन है? 2 है, केवल 2। ये मेरे तरफ से गिफ्ट। आ जाओ अब हम कोशिका का समग्र अवलोकन देखेंगे। अवलोकन क्या है? हम समझेंगे कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, ऐसे टोल मटोल के देखेंगे। हमारे जब बचपन में थे हम लोग तो हमारे पास आती थी खिलौने। हम खिलौने का क्या करते थे? खेलते थे थोड़ी देर बाद, उसके बाद उसे अवलोकन करते थे। उसका इधर देखते थे उधर देखते थे, तोड़ के उसका मोटर निकाल लेते थे, उससे घिरनियाँ निकाल लेते थे और उसे अवलोकन करते थे। ये क्या है, वो क्या है, इसका मोटर क्या है। तो इसी प्रकार हम कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे। कोशिका लेंगे, उसे तोड़ मरोड़ के देखेंगे, ये क्या है, वो क्या है, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो हम इसे अवलोकन करेंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, एक कहानी के साथ हम चलते हैं। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आप बचपन में हो, आपको नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, सोना नहीं है, सोना नहीं है मेरे दोस्त, सोना नहीं है। अगर सो रहे हो तो पानी के छींटे मार लो, मैं भी मार लेता हूँ क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। तो आ जाओ, उससे पहले कि हम इसको देखें, उससे पहले मैं आपको चीज़ बोलना तो भूल ही गया। मुझे ये बात हर अध्याय के शुरुआत में बोलनी चाहिए और मैं हर बात भूल जाता हूँ। आ जाओ, वो बात क्या है? आपको क्या करनी है? आपको एक हिंदी माध्यम की एनसीईआरटी लेनी है। हिंदी माध्यम की एक एनसीईआरटी लेनी है। अब ये जो एनसीईआरटी है आपकी ओल्ड एडिशन वाली होनी चाहिए। रैशनलाइज्ड जो है हमारी न्यू एनसीईआरटी वो नहीं होनी चाहिए। आप ओल्ड एनसीईआरटी खरीदेंगे, न्यू खरीदेंगे, ऐसे सागर कचरा करके नहीं रखना, ठीक है? नई खरीदेंगे, नई हाईलाइट करेंगे, है ना, पूरी, क्योंकि हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे बार बार। मैंने नोट्स बनाए ही नहीं और मैंने केवल एनसीईआरटी पढ़ी अपने नीट्स के टाइम में। और मैं कह सकता हूँ बायो में मैंने एक काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। आ जाओ, अभी क्या स्कोर किया? अभी इससे रिजल्ट नहीं आया। जब आएगा तो मैं आपके साथ रखूँगा। आ जाओ, एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर नहीं है तो पेंसिल ले लेनी है। और आपको क्या करना है? एक स्टिकी नोट्स आता है, स्टिकी नोट्स, चिपकाने वाला नोट्स, या A4 पेपर, ये सादा पेपर को ले लेना है। और इस सादे पेपर पे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाता हूँ उसको इस सादे पेपर पे लिख के, इसके 4 टुकड़े करके सादे पेपर में यहाँ लिख के एनसीईआरटी में कहीं चिपका देना है। चिपका देना है या ऐसे ही धर लेना है? मैं ऐसे ही धर लेता था, या चिपका भी सकते हो, ठीक है? तो ये सारे काम कर लेने चाहिए जिससे कि एनसीईआरटी आपकी माता हो जाए, माता पिता हो जाए, बाइबल हो जाए, गीता हो जाए, कुरान हो जाए और आप इसी को बार बार रिवाइज कर सको और पूरी एनसीईआरटी आप रिवाइज कर सको। आ जाओ, मास्टर करेंगे एनसीईआरटी को। अब हम आ जाते हैं अपनी क्या करने आए थे? हम आए थे यहाँ पे, हम अवलोकन करने आए थे, कोशिका की अवलोकन करने आए थे। तो अवलोकन करेंगे हम कोशिका की। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक कहानी क्या है? कहानी है पुराने ज़माने के घर और नए ज़माने के घर के। पुराने ज़माने के घर होते थे झोपड़ी वाले। क्या होते थे? झोपड़ी वाले घर। नए ज़माने के घर क्या होते? बंगले होते हैं या तो बिल्डिंग होते हैं। बंगले होते हैं या तो बिल्डिंग होते हैं। तो हमें एक बिल्डिंग मिल गया, ठीक है? अब आ जाओ, इस घर में क्या है? एक पापा है। इस घर में एक पापा हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं। ये घर के सारे निर्णय जो हैं पापा लेते हैं। इस घर में भी एक पापा हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं, इस घर के निर्णय लेते हैं। इस घर में मम्मी है जो खाना पकाती है और सारे घर को पूरे देखती है, जिम्मेवारी रखती है। इस घर में भी मम्मी है जो घर की सारी जिम्मेवारी देखती है, ठीक है? इस घर में मम्मी है, खाना बनाती है। इस घर में मम्मी के पास किचन है। क्या है? किचन। और अलग रूम में खाना पकता है। सभी लोग इसी रूम में सोते हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के लिए अलग बेडरूम है। अलग अलग बच्चे अलग रूम में सोते हैं, सब अलग अलग रूम में सोते हैं। कोई मेहमान भी आएगा तो इसी रूम में सोएंगे। यहाँ मेहमान के लिए गेस्ट रूम है
अगर किसी को नहाना है तो यहीं पे बाल्टी लेके नहा सकता है। यहाँ पे बाथरूम है, झरना लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी अलग रूम में बाथरूम है, अलग अलग सबका रूम है। किसी को मौज मस्ती करनी, बच्चे ही मौज मस्ती करते हैं, टीवी भी देखते हैं। यहाँ पर टीवी के लिए अलग रूम है, एक आंगन है, आंगन क्या कहते हैं, डाइनिंग रूम, अंग्रेजों वाला कुछ तो है, मतलब डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल, अरे यार अच्छा खाना खाते हैं वहाँ डाइनिंग टेबल, अच्छा कुछ तो होता होगा देखो। हाँ मतलब अंग्रेजों के लिए, अमीर लोगों के लिए अलग अलग रूम होते हैं। यहाँ पे सारे काम, अगर इस घर में सारे किसी इस घर के लोग को कोई भी काम करनी है जीवन में, तो सारे काम इसी रूम में होंगे। सारे काम कहाँ होंगे, इसी रूम में होंगे। एक ही कमरा है, इसके पास अलग अलग कमरा है, इसके पास नहाने के लिए अलग है, एक्सरसाइज करने के लिए जिम है, मतलब सब कुछ अलग अलग, अलग अलग खाना इधर बनता है, सोते इधर है, हगते इधर है, सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग रूम है। इसके पास सब कुछ करने के लिए, जितना भी काम है करने के लिए एक ही रूम है। हाँ तो इसे क्या कहेंगे, मैं इसे कहेंगे पुराना घर, पुराने ज़माने का घर। इसे कहेंगे क्या, नए ज़माने का घर, नए ज़माने का घर। इसको कहेंगे हम बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पुराना या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब पापा, पुराने ज़माने के पापा जो डिसीजन लेते थे, पुराने ज़माने के पापा जो घर बनाए। नए ज़माने के लोग यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है न्यू, मतलब नया। देखो यू न्यू, यू न्यू, यू न्यू, यही से लगते देखने में। यू का मतलब होता है नया, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना विखना हो तो रफ कॉपी में लिख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में से कचड़ा मत करना, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले चैप्टर से बोला था, पहले दिन से बोला था। देखो मुझे अगर रफ वर्क करना हो, मैं आपको पहले ही बता दूंगा मैं कचरा कर रहा हूँ, पहले ही बता दूंगा रफ वर्क करना है, ठीक है। नहीं तो आप गंदे बंदे कर दोगे एनसीईआरटी। तो देखो मैं पूरा काम कर लूँ ना, उसके बाद नोट्स करना, साथ साथ नोट नहीं करना। अगर मैं समझा रहा हूँ तो उसको तब समझना है, लिखना नहीं है। जब मैं समझा लूँ तब लिखना है, उसको मैं बता दूंगा। इसे रफ वर्क में नोट करना है, एनसीईआरटी में नोट्स करनी है, ठीक है। कचरा नहीं करना, अगर मैं समझा रहा हूँ समझाने वक्त मत लिखना, ठीक है। आ जाओ, तो हमारे पास जो है ये यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है न्यू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये नए घर, नए जो पापा लोग घर बनाए वो ये घर है, समझ गए। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसमें कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब नए अलग अलग रूम नहीं है, इसमें कंपार्टमेंट है, अलग अलग रूम है। आ जाओ, अब इससे हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो अंतर हैं। आ जाओ, इसको पता नहीं क्या समस्या है। मैंने जो इससे पहले रिकॉर्ड करी जिसमें ऑडियो नहीं था, साउंड गायब हो गया, उसमें भी ऐसा ही हो गया था, फिर मैंने ठीक करी और सही हो गया। अब इसको यही समस्या फिर होने लग गई है। मैं कहा क्यों भाई, तेरे को ये समस्या क्यों हो रही है, मतलब इसको यहीं लुढ़क के आना है, यहीं लुढ़क के आना है, यहीं लुढ़क के आना है। हे भगवान, माता जी, और क्या क्या है भाई, रिमूव मार्कर टू टेक्स्ट, फिर टू टेक्स्ट विथ, क्या है भाई, चलो छोड़ो। आ जाओ, हमारे पास जो ये है एक यूकैरियोटिक कोशिका और ये है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप देखो सारे काम यहीं पे होनी है, कोई कंपार्टमेंट, कोई रूम स्पेशल नहीं बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, पापा। अभी जो पापा है यहाँ पे देखो, ये है पापा, और ये पापा एक रूम से घिरे हुए हैं, ये पापा का रूम है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये नालियाँ, ये भी देखो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ये भी देखो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ये सब कुछ देखो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये भी देखो एक क्लोरोप्लास्ट, यहाँ खाना बनता है एक रूम में है। यहाँ देखो पैसा रखाता है, ये भी एक रूम में है। यहाँ पे अदर काम होता है, ये भी एक रूम में है। यहाँ पैकेज जो किसी होता है, ये भी रूम में है, ये भी रूम में है। मतलब यहाँ ऐसा कोई रूम नहीं है, यहाँ सब कुछ काम एक रूम में हो रहा है। मतलब ये बिल्डिंग है और ये झोपड़ी, ये है झोपड़ी, ये है बिल्डिंग, समझ गए। आ जाओ, अब हम देखेंगे ये जो हमारे डीएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को पापा, सारे डिसीजन लेने वाले कौन है, पापा, ठीक है। और यहाँ जो खाना बनता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आ जाओ यहाँ पे,
ये जो हमारे हैं कौन है, पापा। पापा मतलब डीएनए केंद्रक। तो ये जो है न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि ये पापा तो पहले तो मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, और पापा के पास क्रोमोजोम नहीं है ढंग का। सो क्रोमोजोम जिसको समझाता हूँ, पहले इसे समझेंगे उसके बाद उसे समझेंगे, वरना कन्फ्यूजन हो जाएंगी। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, पापा के पास कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम आगे समझेंगे। हर चीज़ हम आगे ही समझेंगे। मेरा खुद का मूड खराब हो जाता है यार, हम हर चीज़ आगे क्यों समझेंगे, अभी समझेंगे यार। सब्र करो भाई, सब्र करो। न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे पापा के पास कुछ स्पेशल चीज़ है और ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसके जो पापा हैं इसके पास कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, और इसके पास मेम्ब्रेन भी नहीं है, अपना एक रूम भी नहीं है। उसके बाद डीएनए जो है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को, जिसके अंदर डीएनए होता है उसको बंद करके रखता है। डीएनए बहुत लंबा होता है, तो कहीं इधर उधर चला ना जाए, बिखर ना जाए पूरे कोशिका में, तो उसको कंडेंस करके रखना पड़ता है। इसी छोटी जगह में इसको कंडेंस करके रखना पड़ता है, ये वहाँ नहीं होती। तो हमारा डीएनए जो है यहाँ पे कंडेंस तो होता है पर ढंग से नहीं होता, बिखर जाता है हल्का। और यहाँ पे जब डीएनए को हम कंडेंस करते हैं तो हमें उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्रोमोसोम बनता है। यहाँ पे ऐसा कुछ क्रोमोसोम तो नहीं बनता, पर थोड़ा कंडेंस हो जाता है। हमारे पास कुछ और भी यहाँ पे कुछ होते हैं जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब हाँ आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं, अच्छे से कंडेंस नहीं हो पाता, तो अच्छे से क्रोमोसोम नहीं बन पाता, तो क्या कहेंगे, फॉल्स क्रोमोसोम। उसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जिसके जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होते हैं। पापा जो हैं यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ एक अच्छे पापा नहीं होते हैं, है ना, फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। आ जाओ, इसकी जो राइबोसोम होती है वो 80S होते हैं, इसके जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबके सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सबके सब रूम में होते हैं, अपने अपने रूम में होते हैं, सबके स्पेशल रूम दिया हुआ है। यहाँ पे किसी को एक रूम नहीं दिया हुआ है, सब कुछ एक में होता है। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी, जिसको भी काम करना है वो एक ही रूम में करो, एक ही अथी में करो, किसी को पर्सनल रूम नहीं दिया। यहाँ सबको एक पर्सनल रूम दिया है मेम्ब्रेन से बाउंड करके। आ जाओ, तो हमारा ये अंतर समाप्त हो गया, और इसको समाप्त करके हम कोशिका का समग्र अवलोकन कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, ये जो कोशिकाओं का समग्र अवलोकन है ये आप स्वयं से करोगे, क्योंकि मैंने समझा दी है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, है ना। समय बचाना भी चीज़ें होती है, समय बचाना भी होता है, क्योंकि सेम बातें लिखी हुई है, और है ना, मैं क्यों बार बार ये इसको एक ही बात को घसीटूँ। आ जाओ, एक बात यहाँ समझ लो, हमारे पास देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ से समझेंगे। हमारे पास कोशिका में एक क्लियर फ्लूइड होता है। हमारी जो इतनी भी कोशिकाएं हैं उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, कोशिकाओं में तरल पदार्थ भरा होता है। तो इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इस तरल पदार्थ को कहते हैं हम हाइलोप्लाज्म। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं हम, हाइलोप्लाज्म। तो मैं एक तरल पदार्थ बनाता हूँ, तो हमारे पास एक तरल पदार्थ बन गया। इस तरल पदार्थ को हम क्या कहेंगे, हाइलोप्लाज्म। अब हाइलोप्लाज्म में क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, कुछ ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना, अलग अलग चीज़ें होंगी, कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। जो हमारी कोशिकाएं होती है उसमें तरल पदार्थ भरा होता है, और उस तरल पदार्थ में सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग होते हैं, उसमें तैरते रहते हैं। और कुछ जो है नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर फास्फेट हो गया, कुछ भी तैरते रहते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी तैरते रहते हैं। तो इस सबको मिला के जितना भी है आपको दिख रहा है, इस सबको मिला के क्या कहते हैं, इन सबको मिला के कहते हैं मीजोप्लाज्म। अभी जो हमारा क्या बना है, मीजोप्लाज्म। अगर हम मीजोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली ये लगा दे तो हमारा बन जाएगा साइटोप्लाज्म। आ जाओ, मीजोप्लाज्म, ये क्या है, मीजोप्लाज्म। अगर मैं इसमें लगा दूं
क्या, कोशिका झिल्ली। तो मैंने इसमें कोशिका झिल्ली लगा दी, कोशिका झिल्ली लगा दी। तब इसे अब क्या कहेंगे आप, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म लगा दूं, क्या लगा दूं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर भी मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म लगा देते हैं। आ जाओ, कलर थोड़ा चेंज करते हैं और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म लगा देते हैं। तो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया। तो इस सब को अब मिला के क्या कहेंगे, इस सब को अब मिला के कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म। तो हम समझ गए जितने भी हमने बताया। अब इसको हम फिर से एक बार रिकैप करके देखते हैं। हमारा जो साइटोप्लाज्म, यहाँ देख लो आप, ये जो हमें साइटोप्लाज्म हमने बनाया है पीले रंग का, ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड क्यों हुआ, देखो फ्लूइड मतलब होता है तरल, सेमी मतलब जो सॉलिड, ठोस और तरल के बीच की अवस्था को सेमी फ्लूइड करते हैं, जो ना कि फ्लूइड हो और ना ही सॉलिड हो, उसके बीच में होते हैं। आपने जेली खाई है, जेली, जैसे जेली चॉकलेट या जेली आती है ना, बचपन में खाई होगी जेली, चिपचिपी जैसी चीज़ होती है जेली। तो यही जो है जेली टाइप की चीज़ होती है। जेली क्यों बन गई, ये तो क्लियर फ्लूइड था, उसमें हमने सेल ऑर्गेनिज्म डाल दिया, कुछ नॉन लिविंग थिंग डाल दिया, है ना, नॉन निर्जीव चीज़ें डाल दी, जैसे प्रोटीन डाल दिया या कुछ दे दिया, तो उसका तरल जो था थोड़ा मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया। तो इसे गाढ़ा हो गया। ये तरल जो होता है गाढ़ा होता है, चाशनी की तरह होता है, गाढ़ा। ये जो होता है मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी सेल्स के काम होते हैं यहीं होते हैं। अरीना मतलब अखाड़ा, तो ये मतलब सारे काम का अखाड़ा है। सब कोशिका में जितने भी कबड्डी चल रही होगी, सारी कबड्डी यहीं चल रही होगी। सारे काम कोशिका के कहाँ हो रहे होंगे, इसी पीले वाले भाग में हो रहे होंगे। सारी कोशिका कबड्डी इसी में चल रही होती है, साइटोप्लाज्म में। तो हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा पूरा जो बना है वो क्या है, हमारा जो पूरा बना है वो है प्रोटोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा देते हैं तो हमारा क्या बचता है, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से क्या बन गया है, साइटोप्लाज्म। अब हम अब हम कोशिका की झिल्ली हटाएंगे तो हमारा क्या बना है, हमारा बचा है मीजोप्लाज्म। अब हम मीजोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनिज्म हटा लेंगे और जितने भी इनऑर्गेनिक निर्जीव चीज़ें थी वो भी हटा लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा हाइलोप्लाज्म। और हम इसको टिचिक वापस से सब कुछ ला देते हैं। हाइलोप्लाज्म से क्या हमारा चुका है, कई सारे ऑर्गेनिज्म हमने डाल दी है। कई सारे ऑर्गेनिज्म डालने के बाद हमारा ये क्या बन चुका है, मीजोप्लाज्म। अब मीजोप्लाज्म में हमने सेल मेम्ब्रेन डाल दी है, कोशिका झिल्ली डाल दी है, तो क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियोप्लाज्म दे दिया, तो क्या पूरा क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो हमारा क्लियर हो गया। देखा, टेक्नोलॉजी बाबू मसा, टेक्नोलॉजी। आ जाओ, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ये टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। आ जाओ, ये जो हमारी लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं या कणिकाएं होती हैं, ये गोल व द्विअवतली होती है, राउंड व बाई कॉनकेव। देखो, बाई कॉनकेव का मतलब क्या होता है या द्विअवतली का मतलब क्या होता है। आ जाओ, मैं समझाता हूँ। रफ वर्क, मैंने पहले ही बोल दिया रफ वर्क, ठीक है। आ जाओ, रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। अगर आपने एक चम्मच देखा है कभी, चम्मच में सतह होती है। सतह कैसे होती है चम्मच हमारी, इस प्रकार की होती है। तो जो उभड़ा हुआ भाग है चम्मच का, कौन सा उभड़ा हुआ भाग, इसे क्या कहेंगे, उत्तल। उभड़े हुए भाग को क्या कहेंगे, उत्तल। और जो हमारा गढ़ा हुआ भाग है अवतल, उसे क्या कहेंगे, अवतल। अवतल, अव का मतलब होता है नीचे और तल से जो नीचे हो, और उत्तल मतलब जो उभड़ा हो तल से, ठीक है। तो हमारा ये बात तो हिंदी में स्पष्ट हो चुका है। अब हम इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो हमारा जो ऐसे कहीं भी कैविटी बनती है या अंदर गुफा बनती है, जैसे हमारे बाबा लोग चल जाते थे गुफा के अंदर, है ना, किसी भी गुफा के अंदर, तुम क्या कहते थे उसे, केव। गुफा हिंदी में क्या, गुफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केव। तो गुफा, हमारे यहाँ गुफा दिख रही है मित्रों, यहाँ गुफा दिख रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब जिधर गुफा है उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव, और जिधर उभरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, कॉनवैक्स, ठीक है।
तो हमारा जो आरबीसी होता है वो होता है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब दोनों तरफ क्या है, गुफा है। तो एक तो गोल है, दोनों तरफ गुफाएं हैं। आ जाओ, तो इधर भी एक गुफा है, इधर भी गुफा है, तो क्या दोनों तरफ से गुफा है, तो क्या हो गया, बाइकॉनकेव, द्विअवतली, द्विअवतली, ठीक है। और इसका जो देखो, अगर आपको विजुलाइज करना है तो क्या, डोनट, क्या इंग्लिश वाले देखो डोनट, डोनट इसी प्रकार का होता है। या लिट्टी, लिट्टी खाई होगी आपने, लिट्टी भी इसी प्रकार का होता है, लिट्टी। तो लिट्टी क्या होता है, ऊपर से तो गोल होता है, नीचे में हल्का पूरा पतला होता है। तो हम इसे पूरा रंग दें, यहाँ छेदा होता है तो इसको छेदा को भर दें, तो हमारा आरबीसी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक तो गोल होता है, ऊपर से ये हिस्सा जो हमारा, ये सारा हिस्सा उभरा होता है, ये सारा हिस्सा उभरा होता है, यहाँ नीचे में गड्ढा सा होता है, ठीक है। तो हम इसे समझ गए हैं आरबीसी की संरचना। आरबीसी की संरचना समझने के बाद हम बढ़ेंगे आगे अपने अगले काम पे। आ जाओ, अगला हमारा क्या है, देखो आरबीसी में हमारी एनसीईआरटी ने क्या कही है कि जो आरबीसी का व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो होता है 7 माइक्रोमीटर। अगर आरबीसी का व्यास क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर, अगर एग्जामिनर को फंसाना हो तो स्टेटमेंट में डालेगा, स्टेटमेंट में, और गलती करके आएंगे बच्चे स्टेट में, वो क्या देगा कि आरबीसी का जो रेडियस होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर, और आदमी ने 7 माइक्रोमीटर देखा और सही मार देंगे, तो यहाँ पे गलती हो सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे शायद हाँ, आरबीसी का व्यास, देखो मैं क्या करूँगा, आपसे गोला लगा दूंगा, गोला लगा दूंगा मतलब यहाँ पे आदमी फंस सकता है मतलब यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले। जहाँ पे भी मैंने गोला लगाया है, गोला मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आ जाओ, आगे आते हमारे पास श्वेत रुधिर कोशिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये क्या होती हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में WBC। ये जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, वो इन्हीं कोशिकाओं के कारण होती है। यही कोशिकाएं हमें बीमारी से बचाती है। तो हमारी जो ये कोशिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये अमीबाकृत होती है। अमीबा क्या होती है, इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती, ये बस अपनी आकृति बदलती रहती है। जैसे कोई यहाँ गोल हो गई, कभी चौखुट हो गई, कभी से पिस्ता हो गई, मतलब अपनी आकृति बदलती रहती है। तो ये इनरेगुलर शेप की होती है, इसकी साइज जो है फिक्स नहीं होती, इसी को अमीबाकृत आकृति कहते हैं। जैसे आपने इंटरनेट पे देखा होगा, या आप इंटरनेट पे इस लेक्चर के बाद देखना कि अमीबा कैसे अपनी आकृति बदलता है, कैसे भोजन करता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, रफ वर्क। जैसे ये अमीबा है और अमीबा को ये खाना है, तो अमीबा क्या करेगा, अपने सारे इस कोशिका को ऐसे करके यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है। और पीछे वाला भाग को ऐसे लेके आएगा, आगे लेके आएगा, उसके बाद इसको घेर लेगा और पीछे वाले भाग को ऐसे लेके आएगा। तो इसकी इस प्रकार में आकृति बदलती रहती है। मतलब अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे भी कर सकता है, ऐसा है तो इसको ऐसे भी कर सकता है, ऐसा है तो इसको ऐसे भी कर सकता है, अपनी आकृति ये बदल सकता है, ठीक है। इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती, जैसे, ठीक है, समझ गए। हम आगे बढ़े। अगर आप इसकी इमेजिनेशन नहीं होती, क्या होती है, एनिमेशन देखोगे, इंटरनेट पे जाके सर्च करके देखना एनिमेशन अमीबा का, ठीक है। अब आ जाओ, हम आ चुके हैं स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। स्तंभाकार मतलब स्तंभ जैसी आकार जिसकी होती है। कॉलम का मतलब ये स्तंभ का मतलब ये स्तंभ। तो जो स्तंभ जैसी होती है उसे कहते हैं स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। कॉलम मतलब भी होता है स्तंभ, खंबा, दोनों का मतलब भी होता है कॉलम, दोनों का मतलब होता है खंबा। इसकी कोशिकाएं कहाँ होनी थी, बीच में होनी चाहिए, पर क्या है, नीचे है इसकी कोशिकाएं, नहीं केंद्रक। तो बेसल न्यूक्लिया, इसकी जो न्यूक्लियाई है वो क्या होती है, बेसल होती है। आगे बढ़ो, और हम आ चुके हैं यहाँ पे नर्व सेल्स पे, तंत्रिका कोशिकाएं पे। अब हमारी जो नर्व सेल्स होती है वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती है, ह्यूमन बॉडी में ही नहीं बल्कि पूरे ऐसे भी लॉन्गेस्ट सेल्स। अब देखो एनसीईआरटी फंसा सकती है क्या, आ जाओ देखो, हमारी जो क्या होती है, हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है सबसे लंबी होती है, क्या होती है, लंबी।
और मैं दिखाता हूँ आपको, शुतुरमुर्ग का अंडा वो क्या होता है, सबसे बड़ी होती है। तो अगर किसी ने एग्जामिनर क्या कहेगा, ये जो हमारी लंबी और बड़ी है इसको उलट पुलट देगा। उलट पुलट क्या देगा, इसकी टोपी उसके सर। तो मैं इस लंबी और जो बड़ी है इसको घेरा लगा देता हूँ कि अगर स्टेटमेंट में अगर आ गया तो लोग फंस जाएंगे। क्या होंगे, लोग फंस जाएंगे। तो आप मत फंसना, आप जो है तपस्या कर रहे हो। और ये जो अब एग्जामिनर है एनटीए, वो है अप्सरा, वो ऐसे नृत्य करेगी स्टेटमेंट बना के, आप फंसना नहीं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, लंबी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई चीज़ अगर लंबी है तो ये नर्व सेल्स ऐसे तार जैसी लंबी होती है, ऐसे 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 इस पर ब्रांचेस दिखते रहे हैं, तो ये ब्रांचेस ऐसी होती है, तार जैसी लंबी होती है, ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। वही जो है हमारे शुतुरमुर्ग का अंडा ऐसे गोल होता है, बड़ा सा गोल होता है। तो बड़ी तो क्या है, बड़ी है, ये क्या है, ये तो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब बड़ी है। पर ये लंबी है, ये क्या है, लंबी है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है। अंतर स्पष्ट हो गया, यहाँ फंसना नहीं। और हमने यहाँ घेरा भी लगा दिया, घेरा मतलब जहाँ फंस सकते हैं। आ जाओ, उसे मैंने आपको स्लाइडर स्वान में स्पष्ट किया था, वहाँ भी आप फंस सकते हो, पर मैंने इतना समझा दिया है और बता भी दिया है कि भाई साहब फंसना नहीं। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताया, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैकिड। ट्रैकिड मतलब समझो जैसे हमारे खून कैसे होते हैं, खून को पहुँचाने के लिए वेसल्स होते हैं, और सही प्लांट में क्या होते हैं, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइंस हैं ट्रैकिड्स। और सही प्लांट में होती है मीजोफिल सेल्स, उसकी नॉर्मल सेल्स होती है मीजोफिल्स, प्लांट की कोशिकाएं होती हैं। आ जाओ, हाँ, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। और कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं बल्कि 2 अंग को हरित लवक व सूत्रकनिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में व खुरदरी अंतरपंजिका में भी मिलते हैं। देखो राइबोसोम क्या क्या होते हैं, इन्होंने क्या कहा कि राइबोसोम या तो फ्री साइटोप्लाज्म में होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ राइबोसोम कहाँ है, ये देखो राइबोसोम हमारे, ये जो आप देख रहे हैं ये है राइबोसोम्स, फ्री है। अब ये कुछ जो राइबोसोम्स हमारे, ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी रहते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी रहते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी अंदर रहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्म, और ये जो है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर भी चिपके होते हैं। तो 3 जगह हो गई, एक तो साइटोप्लाज्म में फ्री हो गई, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपकी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। इसको हम बाद में समझेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा हुआ है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो समझेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, हम इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाई केंद्र होते हैं, जैसे अन्य अंगक मिलते हैं, जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है। देखो जंतु कोशिकाएं, ये केवल जंतु कोशिकाओं में तारकाई केंद्र पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले अध्यायों में, क्योंकि प्लांट में विभाजन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ऐसा क्यों है। आ जाओ, कोशिका माप और आकृति हम देखेंगे। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा की कितनी होती है, आकृति आपकी 0.3 माइक्रोमीटर, और जीवाणु की कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। और पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। आ जाओ, बहुकोशिकीय जीवधारी में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 4 माइक्रोमीटर होता है। रेडियस टिक नहीं करना। और तंत्रिका तंत्र लंबी होती है, बड़ी नहीं होती। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभ, घना, धागे तरह, औक, समय, मतलब कई कई इसकी जो डिज़ाइन है हमारे पास, देखो कई सारी डिज़ाइन की है कोशिकाएं। आ जाओ, यही बता रही है कि इसके कोशिकाओं का रूप उसके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आ जाओ, अब यही आकृति यहाँ पे दी हुई है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। यूकैरियोटिक की कितनी होती है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। पुरानी एनसीईआरटी में रही है, ये हमारी नई एनसीईआरटी इससे उड़ा दी गई है। देखो जीवाणु से 10 गुनी बड़ी है, जीवाणु से 10 गुनी बड़ी होती है।
तो ट्रिक से याद हो जाएगा। वहाँ पे क्या था 1 से 5, शायद 2 पर से 5, वहाँ था 3 से 5 और यहाँ दिया हो 1 से 2, मतलब 1 से 5 लगभग होता है। एग्जाम में देखो ऐसे सटीक नहीं आएगा, क्यों? दो फैक्ट दिए हुए, यहाँ थोड़े अलग है और यहाँ थोड़े अलग है, तो 2 फैक्ट हो जाते हैं और दोनों में थोड़ा अलग अलग फैक्ट है। तो एग्जामिनर में जब भी आएगा तो मैच द फ्लोइंग आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जीवाणु का यहाँ पे दिया है 0.2 माइक्रोमीटर से 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। और सॉरी, वायरस का है, वायरस जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस का साइज क्या है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे वायरस का नहीं दिया हुआ है, इसे कहते हैं विषाणु। PPLO पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो इंग्लिश तो कमज़ोर है अपना, माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा देखो कोशिका भित्ति नहीं होती, तो अपने ऐसे ही साइज बदलता रहता है, जैसे कि WBC बदल रहा था, अमीबॉइड मूवमेंट दिखा रहा था, वैसे ही ये भी अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है माइकोप्लाज्मा आपकी। तो माइकोप्लाज्मा का यहाँ दिया हुआ था आपका, किधर गया माइकोप्लाज्मा 0.3, तो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट बदल गया, तो बिल्कुल सेम है, मतलब मैच द फ्लोइंग में आएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, चेंजेस हैं पर मैच द फ्लोइंग में आएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे मित्र। उसके बाद इतना हो गया और आज का अध्याय हमारा समाप्त हो गया। पर रुको, अध्याय तो समाप्त हो गया, पर आज जो हमने पढ़ा है इसे हम रिवाइज करेंगे। तो आप अपने आँख जो है बंद करो। अब आँख बंद करके याद करो, जो हमारे जो वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? रामचंद्रन। इन्होंने क्या था? इन्होंने टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया था रामचंद्रन प्लॉट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की संरचना को पता कर सकते हैं। आ जाओ। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे आते के बाद हमें मिलता है कोशिका, जो होती है जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट। आगे रिवाइज करने के बाद कोशिकाओं की खोज की थी जिन्होंने, उसकी रिवाइज करो। निर्जीव कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आप बताओ। सही बताया आपने। उसके बाद सजीव कोशिकाओं की खोज किसने की थी? हाँ, इन्होंने इसका वर्णन भी किया था। और केंद्र का खोज किसने किया था? याद करो, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, और उसके बाद आगे आओ। इतना करने के बाद हम कहाँ आ गए थे? हम आ गए थे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी पे। तो हमारा जो है स्लाइडन और स्वान, 2 साइंटिस्ट थे। स्लाइडन आए थे 1938 में। स्लाइडन तो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट जो है पौधे के वैज्ञानिक होते थे। तो उन्होंने पौधों को देखा और कहा कि सारे पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं से बड़े होते हैं। उसके ठीक 1 साल बाद 1939 में हमारे पास आए स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब स्वान मतलब होता है हंस, और हंस जो होता है वो जूलॉजिस्ट। जैसे हंस जो होता है वो जानवर होता है, और जानवर मतलब जूलॉजिस्ट। जू मतलब जानवर। देखो बॉटनी होती है क्या? बॉटनी में हम पादप का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, है ना, जानवरों का अध्ययन करते हैं। तो स्वान एक क्या है? जानवर, और जूलॉजी मतलब जानवरों का अध्ययन। तो ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। अब ये ब्रिटिश का काम है, ब्रिटिश थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, तो जब जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो क्योंकि ये नॉलेजेबल, इसलिए इन्होंने ज़्यादा स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने बताया कि प्लांट जितने भी होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा होता है कोशिका भित्ति, इसकी विशेषता है। प्लांट की सेल वॉल जो होती है इसकी विशेषता है। और इन्होंने कहा जितने भी एनिमल्स होते हैं ये भी कोशिकाओं से बनी होती है, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि प्लांट भी कोशिकाओं से बनी होती है, एनिमल भी कोशिकाओं से बनी होती है। तो हमारे पास इन्होंने एक हाइपोथेसिस आ गई कि जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं इन सारी की सारी कोशिकाओं से बनी होती है। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि स्वान ने दिया था। इसे प्रूव किसने किया था? दोनों मिल के, स्लाइडन और स्वान दोनों मिल के इन्होंने प्रूव किया था, और बन गई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या हो गई हमारी? जितने भी कोशिका होते हैं, जितने भी पादप होते हैं, पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, और जितने भी एनिमल होते हैं वो सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था कि कोशिकाओं के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बाहर झिल्ली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया सेल थ्योरी, कोशिका विभाजन कैसे करती है,
मतलब नई कोशिकाएं आती कहाँ से है, तो रिजुल विचूर्णिका विभाजन से आती है। मूर्ख कहीं के, इतना भी पता नहीं पता। तो रिजुल विचूर्णिका ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये नई कोशिकाएं पूर्व की कोशिकाओं से विभाजन से आती है। तो हमारी नई सेल थ्योरी आ गई। सेल थ्योरी में इन्होंने एक बातें और ऐड कर दी, ओमनी सेलुला ई सेलुली। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे कहाँ आएंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ओवरव्यू पे हम सेल्स में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने ज़माने का घर, और यूकैरियोटिक मतलब नए ज़माने का घर। इसमें कई सारी बिल्डिंग्स होंगी, कई सारे कंपार्टमेंट्स होंगे, सारे सारे सेल ऑर्गेनिज कंपार्टमेंट्स में होंगे। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में सारे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं होता। इसमें देखो ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। इसमें सेल, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। इसमें सेल ऑर्गेनिज जितने भी होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, इसमें कोई मेम्ब्रेन से घिरी नहीं होती। इसमें 80s राइबोसोम होते हैं, 70 राइबोसोम होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियोइड होता है। इसमें क्रोमोसोम होते हैं, फॉल्स क्रोमोसोम होता है ना। समझ गए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। उसके बाद हम कहाँ आ गए, उसके बाद देखो दोस्त, उसके बाद हम आ गए थे प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म पे। देखो मैं भी चीटिंग करने लग गया। प्रोटोप्लाज्म हमारी जो है पूरी कोशिका की झिल्ली जो तरल पदार्थ होगा उसको वो प्रोटोप्लाज्म। उसमें से हम अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दें, न्यूक्लियस को हटा दें, न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दें तो हमें बचेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से अगर हम झिल्ली को हटा दें तो हमें बचेगा म्यूजोप्लाज्म। म्यूजोप्लाज्म से अगर हम कोशिका सेल ऑर्गेनिज हटा दें, जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं, प्रोटीन, फास्फेट, इसको हटा दें तो हमें मिलेगा हाइलोप्लाज्म। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमने क्या देखा था, आगे हमने क्या देखा, ऐसे ही कोशिकाओं की नई विभिन्न कोशिकाओं की साइज देखी थी। जैसे कि आरबीसी में देखो, आरबीसी क्या था, रेडियस नहीं व्यास, क्या रखना चाहिए, व्यास। व्यास कितना था, 7 माइक्रोमीटर व्यास। बाइकॉनकेव साइज होती है। उसके बाद हम आ गए थे डब्ल्यूबीसी, इसकी क्या होती है, अमीबाकृत आकृति होती है, न्यूक्लियर शेप, साइज इसकी फिक्स नहीं होती है। उसके बाद हमने देखा था कोलमनार एपिथेलियम। उसके बाद हमने देखा था नर्व क्या होती है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच सेल्स, ऑस्ट्रिच सेल्स है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद हमें ऐसे ही यहाँ पे समाप्त हो गया था। और हमने कुछ देखा था किसी और की, जैसे कि हमने देखा था जितने भी जीवाणु होते हैं उतनी साइज़ क्या होती है, लगभग एक रेंज में रखो 1 से 5 माइक्रोमीटर। इसकी ठीक 10 गुना क्या होती है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक से। जैसे जीवाणु क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जितने बैक्टीरिया जीवाणु जितने भी हैं वो क्या है 1 से 5। उसके बाद यूकैरियोटिक कितना होता है, इससे 10 गुने। मतलब अगर ये 1 माइक्रोमीटर है तो क्या होगा 10 माइक्रोमीटर, अगर ये 2 माइक्रोमीटर तो वो क्या होगा 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद जितने भी विषाणु हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी 10 कम। हाँ देखो नया ट्रिक बन गया, बैक्टीरिया से भी 10 कम। वो अगर था 1 तो ये होगा 0.1, अगर हुआ 2 तो विषाणु हो गया 0.01, 0.02। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आ गए थे पीपीएलओ भी हमारे छोटे कम होते हैं बैक्टीरिया से कितने, लगभग 10 गुने। ठीक है, आ जाओ, इसको ट्रिक बना ले क्या, हम आ जाओ ट्रिक बना लेते हैं। आ जाओ, यहाँ देखो हमारे पास क्या था, हम देखो इसका सिर्फ साइज याद रखेंगे। इसका साइज कितने याद रखेंगे जीवाणु का, हम जीवाणु को देंगे 1 नंबर। कितना नंबर देंगे, जीवाणु को देखें 1 नंबर। अब इससे ठीक 10 गुणे, कितने गुणे, 10 गुणे क्या है यूकैरियोटिक। और इससे ठीक 1/10 क्या है हमारा माइकोप्लाज्मा। और इससे ठीक लगभग ये भी 10 गुणी है, ये भी 100, कितना 1/100 से लेके 1/10। मतलब अगर हम 10 से भागा भी दें या 1/100 से भागा दें, हम इसे 100 रख ले विषाणु का साइज। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक ही बन गया। क्या बात है, हम तो बड़े स्मार्ट हो गए। तो हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है, कई सारे ट्रिक्स के साथ, कई सारे कॉन्सेप्ट के साथ। आप अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि कोई भी यार हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ। पता है एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में 1 घंटे का मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पंखा नहीं चलाता क्योंकि ध्वनि आएगी, पसीना पसीना हो जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, इधर उधर शेयर करता हूँ, कहता हूँ ये देखो वो देखो यार, व्यूज़ नहीं आते तो बुरा लगता है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कई सारे जो शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, इतनी वाहियात पढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ यार मेरा व्यूज़ क्यों नहीं आता, उनका व्यूज़ आता है मेरा व्यूज़ नहीं आता। कोई बात नहीं, हम शुरुआत में हैं और यूट्यूब रिकमेंड करना स्टार्ट करेगा तो व्यूज़ आएंगे। अभी रिकमेंड नहीं कर रहा तो नहीं आ रहे।
चलो जब चलने लगेगा तो रिकमेंड करेगा, तो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना। मोटिवेशन मिलता है तो व्यक्ति कार्य करता है। तो हमारा यहाँ लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और इन्हें समाप्त करेंगे बड़े ही प्रेम से। धन्यवाद।